हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं CS202 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इससे पहले जो 3 लेक्चर मैंने इस पे लिए हैं उसमें मैंने आपको बता दिया है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक्चुअल में होता क्या है, इस सब्जेक्ट में अपन पढ़ते क्या क्या है, ठीक है। और जब ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है ये हमने देख लिया है, पहले दूसरे में ओवरव्यू देख लिया है, और डीपली हम क्या क्या स्टडी करेंगे वो भी अपन ने देख लिया है। इससे पहले मैंने एक क्लास और लिया था कल, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, चाहो तो आप उसको भी यूट्यूब पे देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने आज ग्रुप पे डाल दिया है। तो ये अपना चौथा लेक्चर है इस चैप्टर में। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर आज हम लोग देखेंगे कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है। देखो आर्किटेक्चर नाम से तो अब शायद तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि हाँ, आर्किटेक्चर बात करता है कि बनावट पे, ठीक है। और ये जो बनावट की अपन बात कर रहे हैं, ये इसकी बनावट की बात कर रहे हैं अपन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के टर्म में, ठीक है। जब कंप्यूटर को डिजाइन किया जाता है तो उसकी डिजाइनिंग इस तरीके से देखी जाती है कि इसके अंदर लगने वाला हार्डवेयर किस प्रकार से होगा, उसकी वर्किंग कैसे होगी, और जब वो वर्क करेगा तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स को वो सपोर्ट करेगा। और जब सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है तो हार्डवेयर को ध्यान में रख के डिजाइन किए जाते हैं कि भाई ये जब सॉफ्टवेयर आप तैयार कर रहे हो, बना रहे हो, तो ये किस तरीके के हार्डवेयर पे रन कर पाएगा, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर वर्ड हमें क्लियर है। अब जैसे नाम से समझ में आ रहा है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो था एक्चुअल में, ये सबसे पहला आर्किटेक्चर प्रपोज किया गया था कंप्यूटर की। जब अपन बात करते हैं कंप्यूटर की, जब एक्चुअल में जो पिक्चर में आया कंप्यूटर, लॉजिकली जब ये कंप्यूटिंग करने लगा, कंप्यूटर का मतलब है जो कंप्यूटिंग करता है, कंप्यूट प्लस ER से मिलके बना है, मतलब जो कंप्यूटिंग करता है। तो जब इसकी डिजाइन की गई तो सबसे पहले डिजाइन किसने करी? वॉन न्यूमन ने करी। तो ये उसके नाम पे जो आर्किटेक्चर बना उसे हम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बोलते हैं, ठीक है। और बेसिक काम क्या करता है, ये प्रोग्राम्स को स्टोर्ड करता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको कि कैसे काम करता है। वॉन न्यूमन और स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो ब्लॉक्स आप देख रहे हो, ये कंट्रोल यूनिट, मेमोरी होल्डिंग बोथ डेटा एंड प्रोग्राम, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। अब मुझे क्या तुम लोग बता सकते हो कि ये जो ब्लॉक्स जो मैंने गोले बनाए हैं, ये CPU के कौन कौन से कंपोनेंट में होते हैं? कंपोनेंट शायद तुम लोगों को पता है कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। दोनों में से कोई एक आंसर दे सकता है मुझे कि कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं CPU कंप्यूटर के? कंपोनेंट्स जो सामने दिखते हैं आंखों के, वो क्या क्या होता है? एक तो CPU होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, और आपका क्या होता है? मॉनिटर, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस, और एक CPU बेसिकली, ठीक है। तो मैं अगर जैसे बात करूं कि ये मेमोरी है और ये कंट्रोल यूनिट है और ये ALU है, तो ये किस कंपोनेंट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। तो ये बेसिकली ये जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बनाया है, ये डील कर रहा है CPU के अंदर, जो CPU कंपोनेंट है उसके अंदर। तो CPU के अंदर बेसिकली क्या होता है? मेमोरी होता है, ठीक है। मेमोरी क्या करता है? जो डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करता है। और कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है, और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। अब ये कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसमें कोई अंतर बता सकते हो? क्या अंतर होता है? एक तो कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करता है, जब भी कोई चीज CPU के पास प्रोसेसिंग होने के लिए आता है तो उसके जो ये अंदर के पार्ट्स है ना, काम उनके काम जो है वो डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले वो कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। कंट्रोल यूनिट क्या है? सबको देखता है, जितने भी डिवाइसेस CPU के कनेक्टेड हैं, ठीक है। जैसे प्रिंटर कनेक्टेड है, आपका माउस कनेक्टेड है, आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर कनेक्टेड है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन कंट्रोल डिवाइस रखता है, कंट्रोल यूनिट रखता है। तो जो भी चीज CPU के पास प्रोसेसिंग होने के लिए आती है तो वो कंट्रोल यूनिट देखता है कि भाई इसको अब कहाँ भेजना है, ठीक है। अगर जैसे मान लो तुम एक प्रॉब्लम आई A+B, ठीक है, A+B सॉल्व होने के लिए आई, और इसके A की इनपुट वैल्यू 9 और B की इनपुट वैल्यू 5 आई, ठीक है। तो अब जब इसका सॉल्यूशन अब देना है तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट पहले देखता है कि करना क्या है। वो सबसे पहले वेरिएबल्स को देखता है और इनके बीच के ऑपरेटर को देखता है। A और B को अपन बोलते हैं ऑपरेंड, और प्लस को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटर।
तो वो इन जो सिंबल्स होते हैं इनको समझता है, इनको समझने के बाद वो डिसीजन लेता है कि अब ये जो सिंबल्स हैं एक्चुअल में इनका मीनिंग है कि दो नंबर्स हैं ए और बी और दोनों की वैल्यू है 9 और 5 और दोनों को जोड़ना है, जोड़ के प्रोसेसिंग करना है और उसका आउटपुट डिस्प्ले करना है। तो ये डिसीजन कंट्रोल यूनिट लेता है और ये क्या करता है, अब काम करवाता है। तो ये जैसे ये क्या हो गया, अर्थमेटिक्स हो गए, ये नंबर जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होना है, तो ये कहाँ भेजेगा इसको, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के पास भेजेगा। अब ये जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की डिजाइन इस तरीके से होती है, इसको इस तरीके से तैयार किया जाता है, इस यूनिट को एक्चुअल में हर यूनिट की प्रोग्रामिंग लिखी जाती है। समझ में आ रही है बात? हर यूनिट को जब डिजाइन किया जाता है तो उसकी प्रोग्रामिंग लिखी जाती है, उसका कोड लिखा जाता है और उस कोड को एक्चुअल में जो हार्डवेयर होता है उस पर बर्न करा जाता है। तो ये जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है इसका काम होता है कि कंट्रोल यूनिट जब इसको सिग्नल दे, ठीक है, इसने सिग्नल दिया 9 और 5 को ऐड करने का, तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उस पर तुरंत काम करना चालू कर देता है, ठीक है। और इसका जो आउटपुट होता है वो क्या करता है, वो आउटपुट वापस कंट्रोल यूनिट को देता है। फिर कंट्रोल यूनिट के पास जब आउटपुट आता है तो वो क्या करता है, वो जो डिस्प्ले है, ठीक है, जो डिस्प्ले कनेक्टेड है, वो डिस्प्ले जैसे मॉनिटर हो गया या अगर चीज प्रिंट करवानी है तो प्रिंटर तक पहुंचाता है। तो ये सारा काम जो कंट्रोल करने का काम है, कंट्रोल सिग्नल्स जो जनरेट होते हैं वो कंट्रोल यूनिट से जनरेट होते हैं, ठीक है। और अब देखो जब सिग्नल्स पे प्रोसेसिंग का काम होता है तो ये कंट्रोल यूनिट मेमोरी का भी यूज करता है, ठीक है, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का भी यूज करता है। समझ में आ रही है बात दोनों को? मुदित समझ में आ रही है? रेस्पॉन्ड कर सकते। कंट्रोल यूनिट जो सिग्नल देता है ना, आपको ऐसा नहीं है कि कंट्रोल यूनिट ने एक ही सिग्नल दे दिया, वो क्या है, सीरीज वाइज सिग्नल दे सकता है। जैसे कंट्रोल यूनिट ने पहले सिग्नल दे दिया कि भाई 9+5 को जोड़ो, ये पहला सिग्नल, और दूसरा सिग्नल दे दिया डिस्प्ले करने का। अब भाई डिस्प्ले का जो यूनिट है, मतलब जो आउटपुट डिवाइस है, वो डायरेक्टली कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट ना होके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में लगे हुए एक्यूमुलेटर रजिस्टर से कनेक्टेड है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है कि 9+5 पे प्रोसेसिंग करके आउटपुट देता है और साथ में दूसरे सिग्नल की पालना करता है। दूसरा सिग्नल जो कंट्रोल यूनिट ने अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को दिया है कि भाई 9+5 को जोड़ के फिर आप उसको डिस्प्ले करा दो, तो डायरेक्टली यहाँ एरो जो निशान दिख रहा है ना, वो डिस्प्ले कराने का है। समझ में आ रही है बात? मतलब जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, जो सिग्नल्स होते हैं वो सीरीज में हो सकते हैं। एक सिग्नल दे दिया, उसके साथ ही दूसरे सिग्नल पे भी इसको काम करना है, वो होने के बाद दूसरा। भाई कंट्रोल ऐसा भी नहीं है कि अब वो डिजाइनिंग पे डिपेंड करता है। भाई अर्थमेटिक लॉजिक, ये आप यहाँ पे एरो का निशान देख रहे हो ना, ये एरो का निशान समझ में आ रहा है? एरो का निशान ये बोलता है कि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। अब ये जो 9+5 को ऐड करने का जो सिग्नल गया है, हो सकता है इस पे प्रोसेसिंग करके इसने इसको आउटपुट दिया हो कंट्रोल यूनिट को। फिर जब कंट्रोल यूनिट को आउटपुट मिला तो फिर कंट्रोल यूनिट ने दोबारा से डिस्प्ले करने का सिग्नल अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को दिया, क्योंकि जो आउटपुट डिवाइस है वो डायरेक्टली कंट्रोल यूनिट से कनेक्टेड नहीं है, वो इनडायरेक्टली कंट्रोल यूनिट से कनेक्टेड है वाया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बात क्लियर है ना? तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस, ड्राइवर्स हो सकते हैं जो डायरेक्टली कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट ना हो, ठीक है। जैसे अपन कई बार यूज करते हैं एक्सटर्नल पेन ड्राइव यूज करते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज करते हैं, तो वो हमेशा क्या है कि पोर्टेबल मोड में रहते हैं, वो उसको कंट्रोल यूनिट हमेशा परमानेंट मान के नहीं चलता है, वो इनडायरेक्टली किसी दूसरे कंपोनेंट के थ्रू कंट्रोल यूनिट को पता चलता है कि हाँ भाई एक डिवाइस और कनेक्ट हो चुका है, तो उसको उसकी समझ होती है, लेकिन किसी दूसरे कंपोनेंट की हेल्प से। समझ में आ रही है बात? अब देखो ये जो 9-5 और इसके बीच में अपन इसको भी समझ लें कि ये जो मेमोरी होता है, मेमोरी का क्या रोल होता है कि अभी क्या है, जैसे आपने इनपुट दिया, इनपुट आपका ये था a+b को जोड़ना, तो और a का वैल्यू यहाँ पे आपने 9 दिया, ठीक है, और आपने b का वैल्यू 5 दिया। तो आपने क्या है, ये इनपुट्स जो हैं ये इनपुट डिवाइसेस के थ्रू एक्यूमुलेटर जो है एक रजिस्टर्स होता है, ठीक है, उसको दिए। अब ये जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ना, डायरेक्टली इस पे काम नहीं कर सकता है, वो क्या करेगा, इसको पहुंचाएगा कंट्रोल यूनिट पे,
ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट समझेगा इन इंस्ट्रक्शंस को, समझेगा कि भाई मतलब क्या है, ये a इक्वल्स टू 9 का मतलब क्या है, b इक्वल्स टू 5 का मतलब क्या है, a प्लस बी एक्चुअल में इस पे अपने को प्रोसेसिंग करवानी है। तो वो क्या करेगा, फिर कंट्रोल यूनिट इससे मेमोरी से भी कम्युनिकेट करता है, ठीक है। जो मेमोरी पार्ट होता है ना, इससे भी बात करता है। तो वो क्या करता है कि मेमोरी के अंदर पहले इन वेरिएबल्स को एड्रेस दिलवाता है, ठीक है। मेमोरी के अंदर एड्रेस दिलवाएगा, उनको एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस पे वैल्यू 9 जाएगी, एक दूसरे एड्रेस पे वैल्यू 5 जाएगी। देखो ये जो चीजें ना अपन डिटेल में समझेंगे। ये मेमोरी के अंदर जो रजिस्टर्स लगे रहते हैं ना, बेसिकली जो एड्रेसेस स्टोर होते हैं वो रजिस्टर्स के अंदर होते हैं, और इन रजिस्टर्स के एड्रेसेस असाइन किए जाते हैं, और उन सब की डिटेल्स कंट्रोल यूनिट को होती है कि भाई कौन सी चीज कहाँ गई है, ठीक है। अब ये जो ऑपरेटर एक्चुअल में क्या होता है कि इन सारे सिंबल्स को या वैल्यूज को मेमोरी में स्टोर करने के बाद फिर कंट्रोल यूनिट बोलता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को काम करने के लिए कि भाई अब तुझे प्रोसेसिंग करनी है। फिर और साथ के साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी बता देता है कंट्रोल यूनिट कि भाई इंफॉर्मेशन जिस पे करनी है वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर है, मेमोरी में इस जगह पे स्टोर है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है कि जो आपका इंफॉर्मेशन स्टोर हो रखा है उनको फेच करता है और उन पे प्रोसेसिंग करता है। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से काम होता है, ये सब आपस में हार्मोनी में काम करते हैं। तो ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी का सबका अलग अलग पर्पस है। कंट्रोल यूनिट सबको कंट्रोल करता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये क्लियर है। ये जो सबसे पहला आर्किटेक्चर बन के आया कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो वो था वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, जो क्या करता है प्रोग्राम्स या इंफॉर्मेशंस जो डेटा दिया जाता है उसको स्टोर करता है, ठीक है। इसको स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर भी बोलते हैं अपन, ठीक है। अब ये अपन देखते हैं डेफिनेशंस। द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज अ डिजाइन मॉडल फॉर स्टोर्ड प्रोग्राम डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। अब डिजिटल कंप्यूटर का क्या मतलब है, बता सकते हैं? समझ में आ रही है अभिषेक, डिजिटल कंप्यूटर का क्या मतलब है? हाँ, डिजिटल का क्या मतलब है भाई? डिजिटल को अगर तोड़ के तू पढ़ेगा, डिजिटल मीनिंग बना है डिजिट से। अब डिजिट्स कौन सा होता है? 0 और 1 होता है, ठीक है। बाइनरी डिजिट्स की बात करते हैं अपन, ठीक है। कंप्यूटर में सब कुछ 0 1 के फॉर्म में ही होता है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर बताया था, तो उसमें जब कंप्यूटर बनाए गए 1600 शताब्दी में भी कंप्यूटर बने, लेकिन वो क्या थे? मैकेनिकल थे। खुद अपने को जाके इन्वॉल्व होना पड़ता था, फिजिकली उसमें काम करना पड़ता था, ठीक है। तो वो चीजें काम करती थी। लेकिन यहाँ क्या है, सब कुछ 0 1 के फॉर्म में है। तो ये जो पहला आर्किटेक्चर आया वॉन न्यूमन का, तो ये एक्चुअली जो बना था वो डिजिटल कंप्यूटर के लिए था, ठीक है। जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हैं, डेटा था, वो 0 1 के फॉर्म में स्टोर किया जाता था कंप्यूटर में, ठीक है। The most important feature is the memory that can holds both data and the program. तो इस वॉन न्यूमन कंप्यूटर का जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर था वो मेमोरी था, जो आपका डेटा और प्रोग्राम दोनों को होल्ड कर सकती है। अब डेटा और प्रोग्राम में क्या अंतर है, बता सकता है भाई? डेटा क्या होता है? बिल्कुल भाई, डेटा के अंदर तो सामान्य डेटा, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं, बस एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन। लेकिन उस डेटा पे कुछ लॉजिकल, कुछ फंक्शनल चीजें लगा के उससे कुछ आउटपुट निकलवाना, उसका कुछ ना कुछ वर्किंग चीज निकलवाना, उसको अपन बोलते हैं प्रोग्राम। तो बेसिकली जो सी प्रोग्रामिंग में अपन प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें क्या करते हैं अपन? डेटा का यूज करते हैं और प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो मेमोरी एक्चुअल में यूज किया गया वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में, इसमें इसका बेनिफिट ये था कि ये डेटा भी स्टोर करती थी और प्रोग्राम भी, ठीक है। In 1945, just after the World War, John von Neumann proposed to build a more flexible computer. ठीक है, von Neumann had been working on the Manhattan project to build the first atomic bomb, which needed a vast amount of manual calculation. ठीक है, तो बेसिकली जो वॉन न्यूमन ने ये जो आर्किटेक्चर दिया, ये काम कर रहा था
बहुत बड़े बॉम्ब को बनाने के लिए, एटॉमिक बॉम्ब के लिए, और उसके लिए क्या चाहिए था, बहुत पावरफुल कैलकुलेशन चाहिए होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी जब आपको चाहिए होती है तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। तो उस पे वो काम कर रहा था, तो वहां पे इसको आइडिया आया और वहां पे इसने ये प्रपोज किया। अप टू दैट टाइम द कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड बाय रीबिल्डिंग द एंटायर मशीन्स टू कैरी आउट अ डिफरेंट टास्क। मतलब उस समय तक जितने भी कंप्यूटर बने हुए थे वो, मतलब जितने भी कंप्यूटर बने हुए थे वो सब अलग अलग काम करने के लिए बने थे, ठीक है। एक ही कंप्यूटर बहुत सारे काम नहीं कर सकता था। मतलब वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर आने से पहले जितने भी कंप्यूटर जो अस्तित्व में थे वो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए बने थे। ऐसा नहीं था कि एक कंप्यूटर से आप 3-4 तरीके के काम करवा लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, फॉर एग्जाम्पल द अर्ली कंप्यूटर कॉल्ड इनैक टुक 3 वीक टू रीवायर इन ऑर्डर टू डू अ डिफरेंट कैलकुलेशन। अब ये इनैक नाम का जो कंप्यूटर था, जब आप इसका यूज करके कैलकुलेशन करते थे तो आपको 3 सप्ताह लग जाते थे, मतलब 21 दिन लग जाते थे वापस से उसकी वायरिंग को जोड़ के फिर से एक नई कैलकुलेशन करने के लिए। तो इस तरीके की सिचुएशन थी। The new idea was that not only the data should be stored in a memory, but the program processing that data should also be stored in the same memory, ठीक है। तो ये बिल्कुल नया आइडिया था, और ये आइडिया वही था मेमोरी का कि इस मेमोरी में न केवल डेटा स्टोर किया जाए बल्कि प्रोग्राम जो प्रोसेसिंग हो जो प्रोसेस्ड प्रोग्राम है उसको भी रखा जाए, ठीक है। द कंप्यूटर बिल्ट विद दिस आर्किटेक्चर वुड बी मच इजियर टू रीप्रोग्राम। और जो इस आर्किटेक्चर के आधार पे जो कंप्यूटर डिजाइन किए गए वो इस तरीके से डिजाइन हो पाए कि वापस से उनको रीप्रोग्राम किया जा सके, ठीक है। इसका मतलब था कि रीयूजेबल कंप्यूटर थे, रीयूजेबल प्रोग्राम थे उसमें जो लगे। हाँ भाई, देखो रीप्रोग्राम का मतलब होता है एक तो आपने एक प्रोग्राम बना दिया, आपने, जो जैसे मान लो आपने कंप्यूटर डिजाइन किया, उसके अंदर एक प्रोग्राम लगाया, जो प्रोग्राम क्या करता है, सिर्फ समेशन का काम करता है, 2 नंबर को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब ये कंप्यूटर पूरा डेडिकेटेड है, सिर्फ समेशन के काम को करेगा, और इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग की गई है उसको अपन चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बेनिफिट क्या था वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का, कि इस आर्किटेक्चर के आधार पे जो भी कंप्यूटर बनेंगे आप उसमें जो प्रोग्राम्स है उनको दोबारा से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूं, मैं इसमें एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना चाहता हूं, मैं समेशन करता था, अब मैं सब्ट्रैक्शन का भी फीचर इसमें ऐड कर दूं, मल्टीप्लिकेशन का भी फीचर ऐड कर दूं, डिवीजन का भी फीचर मैं इसमें ऐड कर दूं। समझ में आ रही है बात? तो जो फीचर्स होते थे, फीचर्स का मतलब होता है कि जो सर्विस एक्चुअल में अगर एक कंप्यूटर देने के लिए बना है तो उस सर्विस को फिर से रीप्रोग्राम किया जा सके, उसमें कुछ और नई चीज जोड़ी जा सके। तो वो पॉसिबल हो चुका इस आर्किटेक्चर की वजह से, ठीक है। इफेक्ट, हाँ ठीक है। तो समझ में आया अभी तक जो मैंने बताया है? 1945 के बाद आया है ना, ठीक है। इफेक्टिवली द प्रोग्राम बाय इटसेल्फ इज ट्रीटेड एज अ डेटा, ठीक है। इफेक्टिवली द प्रोग्राम बाय इटसेल्फ इज ट्रीटेड एज डेटा। तो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में जो स्टोर करने का था इसमें, इन्होंने प्रोग्राम को भी जो मेमोरी में स्टोर कर रहे थे, पहले क्या होता था कि सिर्फ डेटा को स्टोर करना होता था, बट इन्होंने एक्स्ट्रा फीचर जो दिया जिसकी वजह से ये रीयूजेबल रीप्रोग्रामेबल बन पाया, वो था कि प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करना था। लेकिन इस तरीके का डिजाइन किया इन्होंने कि प्रोग्राम को जो है आर्किटेक्चर एज ए डेटा ही समझे, बट डेटा विद लॉजिक, ठीक है। ये चीज अपन आगे और डीपली क्लियर होगा जब अपन इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अपने को और समझ में आएगा, ठीक है। फीचर्स ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर्स। अब सबसे बड़ा फीचर जो था इसका वो था मेमोरी। मेमोरी कैन होल्ड बोथ डेटा एंड आल्सो द प्रोग्राम प्रोसेसिंग द डेटा। इन मॉडर्न कंप्यूटर दिस इज कॉल्ड द रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है बेसिकली ये क्या करता है, ये डेटा भी होल्ड करता है और प्रोग्राम भी होल्ड करता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट, दिस आर्किटेक्चर अलाउज द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। तो इसमें इंटरेक्शन होता था, यूजर इनपुट देता था और कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके उसको आउटपुट देता था, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ALU, दिस पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर कैरीज आउट कैलकुलेशन अपॉन द डेटा।
ठीक है, जैसा मैंने नाम से ही पता चल रहा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, जब भी डेटा आता था कैलकुलेट होने के लिए, डेटा कब आता था, जब कंट्रोल यूनिट भेजता था एएलयू के पास। ठीक है, तो उस पे कैलकुलेशन करने का काम करता है, वो ये वाला पार्ट करता है। ठीक है, control unit, the control unit manages the process of moving data and program into and out of memory and also deals with the execution of the program instruction one at a time। तो बेसिकली जितने भी डेटा के साथ में डील करना है, जितने भी डेटा की इंफॉर्मेशन अगर किसी के पास है तो वो कंट्रोल यूनिट के पास होती है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट ही डेटा को इधर से उधर करने का काम करता है, वही सिग्नल्स, वही कमांड्स जनरेट करता है। ठीक है, और जितने भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करवाने हैं उसको भी कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। The one at a time phrase means that one human architecture is a sequential processing machine। अब ये जो one at a time का क्या मतलब है, one at a time का मतलब है कि आपके पास तीन इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, और इन तीन इंस्ट्रक्शंस का मतलब समझ में आता है क्या अभिषेक? बिल्कुल। तो जब कमांड दिए जाते हैं, मान लो 3 कमांड को एग्जीक्यूट करना है, 3 कमांड को रन करना है, तो ये जो आर्किटेक्चर इस तरीके से डिजाइन किया गया है। यार मुझे ना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग आवाज आ रहा है, तो तुम माइक म्यूट कर दो, जब भी तुम्हें क्वेश्चन पूछना है तो ऑन कर लेना। ठीक है, तो बेसिकली मान लो जैसे ये इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली कमांड्स ही हैं, और कमांड्स क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। तो जब कंट्रोल यूनिट के पास कमांड्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो हर मान लो 3 कमांड्स एग्जीक्यूट होने, तो तीनों कमांड एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होते, एक के बाद एक एग्जीक्यूट होगा। तो ये एक के बाद एक एग्जीक्यूट होने को अपन बोलते हैं सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। ठीक है, सीक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक। और आज के टाइम के जो आर्किटेक्चर हैं, ठीक है, बेसिकली उसमें होता है पैरेलल प्रोसेसिंग। आप एक से ज्यादा कमांड्स को पैरेलली एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि आज अपने पास मल्टी कोर प्रोसेसर्स आ गए हैं। ठीक है, पहले एक ही कोर प्रोसेसर्स हुआ करते थे, वो इस तरीके से डिजाइंड होते थे कि एक टाइम पे एक सिग्नल को या एक कमांड को या एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करें। ठीक है,